तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे ऑल सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑल सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जो विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब किसी अभिक्रिया के समय, पहला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जब किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है। धोने का सोडा जो होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें कि धोने का सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा होता है? तो आपको बता दें वो फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका आईपीयूसी नाम है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा कूटपाद द्वारा अपना भोजन पकड़ता है, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। तो आपको बता दें कि जो लाइपेज होता है वो वसा पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपको बता दें कि जब हमारी ऑक्सीजन यानी वायु अधिक मिलेगा तो हमको अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मछली का श्वसन अंग क्या है। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो आपको बता दें कि मछली गिल्स से, ऑप्शन नंबर बी, गिल्स से सांस लेती है, तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो जो हमारा हार्मोन होता है उसे रासायनिक दूत कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक दूत कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए डार्विन जो है वो इस पुस्तक की रचना किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आता है आप लोग के सामने सामाजिक विज्ञान से। जो क्वेश्चन है अभी का वो सामाजिक विज्ञान से 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, वो है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो हमारा जो विद्युत होता है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं होता है बल्कि द्वितीयक ऊर्जा होता है। ठीक है, ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं बल्कि द्वितीयक ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर में है। कहां पर है? हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि चावल क्या है। आप लोगों के सामने आता है अगला क्वेश्चन कि चावल क्या है। तो आपको बता दें कि चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, लेकिन अगर चावल की जगह पर पूछ देता है गेहूं क्या है, तो गेहूं एक रबी फसल हो जाता, लेकिन चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने कि निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ठीक है, तो जो सेल होता है, सेल मतलब होता है क्या? सेल मतलब होता है बैटरी। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ठीक है, जैसे टावर हो गया, बजाज हो गया, ये निजी है, पूंजीवादी में किसी व्यक्ति का है। लेकिन जो सेल होता है
सेल वो निजी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल, जो कि निजी कंपनी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन खनिज कोडर्मा से संबंधित है, कौन सा खनिज जो है कोडर्मा से संबंधित है। तो जो अभ्रक हो जाएगा हमारा राइट आंसर कि ये कोडर्मा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था कि दूध में उत्पादन अधिक हो गया था, दूध में अधिक उत्पादन हो गया था, इसलिए ऑपरेशन फ्लड कहा गया, जो कि श्वेत क्रांति कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार में 2 जिले प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली के लीची जो होते हैं वो मशहूर होते हैं, ठीक है, बिहार के। अगला है आय तथा उपभोक्ता का अंतर होता है। आय तथा उपभोग का अंतर होता है बचत, यानी 100 रुपये कमाए और 70 रुपये खर्चा कर दिए तो जो भी अगर बचेगा 30 रुपये, ये बचत कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये होता है अधिविकर्ष में, ठीक है। अस्थाई जमा हम कर सकते हैं, चालू जमा कर सकते हैं, आवर्ती जमा कर सकते हैं, लेकिन अधिविकर्ष जमा हम नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, अब देखिए ये 10 क्वेश्चन हमारा जो था ये भूगोल का कह सकते हैं, भूगोल का ये 10 क्वेश्चन था। तो ये खत्म हुआ, अभी सामाजिक विज्ञान का था, ये अभी खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हम करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, जिसमें कि पहला है कि बिंदु 4 - 5 की मूल दूरी से बिंदु क्या है। हम क्या करेंगे, रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में -5 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और दोनों को जोड़ देंगे तो रूट में 41 आ जाएगा। रूट में क्या आएगा, 41, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 49/74, क्या है कि 49 का 7 बाहर और 64 का 8 बाहर, ये हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो π/2 अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हो तो ab का मान क्या होगा। तो ab का मान यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो माइनस का c/a बराबर 5/1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा, ठीक है, हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग होगा, क्या होगा। तो इसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b की जगह पर माइनस पहले से, तो हमारा प्लस हो जाएगा, और b की जगह 5 है और a की जगह पे 1, तो हमारा आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। तो ये देखिए रूट x है तो बहुपद नहीं है। ये देखिए क्या होता है कि हाँ ये हमारा बहुपद है, ठीक है, हाँ। और यहाँ पर देखिए x है रूट में, तो बहुपद नहीं है। यहाँ पर है x में तो बहुपद रूट में है तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 तो मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो आप लोग निकालिएगा, मूल जब बराबर होता है तो b/c होता है, ठीक है। तो 4/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 होता है तो विवेचक का मान होगा। तो विवेचक 4 × 16 माइनस में 3 × 6, 3 × 6 4 × 24, तो -8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 में से माइनस अगर 24 कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -8, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से छोटा होने पर हम दोनों मूल होंगे तो अवास्तविक, क्या होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक कह सकते हैं, ठीक है। यदि a² + bx + c = 0 हो के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो अगर मूल 0 हो तो b² जो होगा वो बराबर होगा 4ac के, ठीक है। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, अब आता है क्वेश्चन हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, तो कृपया हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है जी। तो गिरधर जो है वो मदन के पिता थे, और ये पाठ
3 या 4 से उठाया गया है, ठीक है। अगला है संतु के मारे कांप रहा था, यानी ठंड के मारे कांप रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास में क्या होता है। बहुब्रीहि समास में होता है कोई जो पद होता है वो दोनों पद में प्रधान कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास में। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो भारत देश है वो सर्वाधिक संपदा है और प्राकृतिक सौंदर्य देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कमरुद्दीन का जन्म खालिस्तान में हुआ। तो बिहार में कमरुद्दीन, गर्व की बात है कि हमारे इनका जन्म बिहार में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण, ये भी व्यंजन संधि नहीं है जी, विसर्ग संधि है। ये भी स्वर संधि है, ये भी स्वर्ग संधि है। तो उदाहरण कोई नहीं है जी, इसमें कोई भी उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है, कोई भी नहीं है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नहीं है, उदाहरण कोई नहीं है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। हाँ, तो ये डुमराव में इनका जन्म हुआ था, तो इनके दादा भी डुमराव के ही रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मछली कहानी के लेखक हैं तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा कि धर्म प्लस आत्मा, जिसका धर्म आत्मा से जुड़ गया है उसे धर्मात्मा कहते हैं, ठीक है। जिसका आत्मा धर्म से जुड़ गया है, सॉरी, जिसका आत्मा धर्म से जुड़ गया है। जन्म से ही पागल कौन थी कि मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी उसी। अब आता है क्वेश्चन हमारा संस्कृत के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, तो आप लोग जरूरी से पूर्ण वीडियो देखें और इससे आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा संस्कृत का पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से संकलित है। महान से भी महान क्या है जी, तो महान से भी महान हमारा आत्मा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म में से सूक्ष्म कौन है। तो आपको बता दें कि सूक्ष्म में से सूक्ष्म आत्मा ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार है ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास मंगलम पाठ के रचनाकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो इसका भी आंसर अब सी हो जाएगा, वेद व्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो इसमें पद्यात्मक है, यानी पढ़ने योग्य। पद्यात्मक और गद्यात्मक ऐसे होता है कि गद्य होता है जिसको पढ़ा जाता है सिंपली, और पद्यात्मक तो गा कर जिसको पढ़ा जाए, ठीक है, पद होते उसमें। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते, ठीक है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो जो विद्वान होते हैं शोक रहित होकर आत्मा को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा और यहीं पर हमारा संस्कृत खत्म। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें आपको दिखाया गया है कि संस्कृत भी है, इसमें संस्कृत भी लिया गया है, सब विषय का लिया गया है और ये मिक्स है, ठीक है, जिसको मिक्स हम लोग कह सकते हैं कि मिक्स टेस्ट है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।